और अब बात गुजरात में चल रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। तो गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आज दूसरा दिन है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में कल का दिन बड़े उद्योगपतियों के नाम रहा। समिट में आए दिग्गज कॉरपोरेट्स ने राज्य में भारी निवेश का वादा किया है। टाटा ग्रुप ने राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल और लिथियम आयन बैटरी का प्लांट लगाने का ऐलान किया। आदित्य बिरला ग्रुप राज्य में 15,000 करोड़ का और निवेश करेगा। तो आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अगले 10 साल में 6 लाख करोड़ के भारी भरकम निवेश की घोषणा की है। We have so far invested nearly 3 lakh crores in the state of Gujarat and created and catalyzed over 1 million livelihood opportunities in Gujarat. In comparison to the past decades, Reliance will double this investment and employment numbers over the next 10 years. And Jio's network is fully 5G ready, which means Gujarat will continue to remain on the forefront of digital connectivity for years to come. उधर वाइब्रेंट गुजरात समिट में आज क्या कुछ खास होगा, जानने के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मनीष देसाई से। तो मनीष, कल का दिन तो काफी खास था, कई बड़े ऐलान हुए, हमने दिखाया भी। आज क्या कुछ होने वाला है वाइब्रेंट गुजरात समिट में? बिल्कुल, देखिए, हम कह सकते हैं कि कल का दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बड़े कॉरपोरेट दिग्गजों के नाम रहा और बड़े निवेश की बड़ी घोषणाएं भी हुई। कल करीब 4.5-5 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है अगले 5 से 10 वर्षों में गुजरात में आ सकता है। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज का दिन जो है वो पार्टनर कंट्रीज और गुजरात के आसपास के राज्य और इसके अलावा खासकर एमएसएमई के नाम रहेगा, क्योंकि एमएसएमई को जो जिस तरह की दिक्कतें आती है, और आप जानते हैं कि गुजरात जो है वो छोटे कारोबारियों का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे राज्य में यहाँ के लोग, स्थानीय लोगों को एक तरह से अपने छोटे निवेश के सामने बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, इसके लिए उनको मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, उनको फंडिंग मिलने में दिक्कत हो रही है तो कैसे आसानी से फंडिंग मिल सकती है, इसके लिए बैंकर्स, मार्केटिंग एक्सपर्ट के साथ आज सेमिनार होने हैं। और जो पार्टनर कंट्रीज है उनके सेमिनार होने हैं। जो देश इस समिट में इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय में गुजरात में निवेश करने में भी उनका इंटरेस्ट बढ़े, इसीलिए इस तरह के कंट्री सेमिनार किए जा रहे हैं। और इसके अलावा अन्य राज्यों के साथ भी समिट किए जा रहे हैं, सेमिनार हो के, जिसमें आप कह सकते हैं कि बिहार है, पंजाब है, राजस्थान है और इस तरह के जो आसपास के राज्य है उनके साथ एक सेमिनार का आयोजन हुआ है। तो पूरा दिन जो है आज कह सकते हैं कि एमएसएमई और कंट्री पार्टनर्स के नाम रहेगा। ठीक है, शुक्रिया मनीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज भी वाइब्रेंट गुजरात समिट में काफी कुछ खास होने वाला है। सीएनबीसी आवाज पर आपको इसका अपडेट मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बजट की बात करते हैं। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार रेल, रोड जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर खास फोकस कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इन सेक्टर पर खर्च होने वाली रकम में करीब 15% की बढ़ोतरी की जा सकती है। खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, क्या ये माना जाए कि एक बार फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का जोर रहने वाला है? बजट की तैयारियों को लेकर अब तक जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक सरकार अंतरिम बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस कर सकती है और उसमें भी रेल, रोड, हाईवे और यहां तक कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव में सड़कों का जाल बिछाने का जो काम शुरू हुआ है उसमें और तेजी बनाया जाए, इस पर खास फोकस हो सकता है। और सरकार की कोशिश ये है कि चुनाव के महीनों में या फिर कहें चुनाव से ठीक पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो भी काम चल रहा है उसकी रफ्तार धीमी ना हो, इसके लिए पर्याप्त धन मुहैया कराया जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि अंतरिम बजट होने के बावजूद इसमें बजट का जो आवंटन है उसमें बढ़ाया जाए। सूत्र बता रहे हैं कि इसमें 10 से 15% की बढ़ोतरी की जा सकती है।
यानी पिछले साल जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने खर्च किया था उसमें करीब 15% ज़्यादा सरकार इस बार खर्च करने की कोशिश करेगी। पिछले साल आपको बता दूं कि करीब 20% इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने खर्च करने का ऐलान किया था और इसका सबसे ज़्यादा फायदा रोड, हाईवे और रेलवे में देखने को मिला था और सरकार चाहती है कि इन सेक्टर में आगे भी फोकस बना रहे, यानी जितनी तेज़ी से सड़कें बन रही हैं उतनी तेज़ी से सड़कें बनती रहें, जितनी तेज़ी से रेलवे लाइन बिछ रहा है उसमें और तेज़ी लाई जाए और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में सड़क बनाई जाए। ठीक है, शुक्रिया लक्ष्मण आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। उधर आगे बढ़ते हैं, एक दिलचस्प खबर, क्या कचरे से सोना बन सकता है? सरकारी कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वाकई कचरे से सोना और चांदी निकाल रही है। HCL वैसे तो तांबे की माइनिंग करती है, लेकिन इसके कचरे से सोना चांदी भी निकल रहा है। मलांज खंड के तांबा खदान से रिपोर्ट लेकर आए हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का मलांज खंड भारत के चंद ऐसे इलाकों में से है जहां तांबा पाया जाता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हर साल यहां से लाखों टन तांबा निकालती है और तांबे की यही खोज सोना भी देती है। कैसे, ये समझने के लिए हम अंडरग्राउंड माइन के भीतर तक गए। कॉपर माइनिंग का काम आसान नहीं है। इस वक्त हम हिंदुस्तान कॉपर्स के मलांज खंड माइंस में हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं चारकोपलाइट और क्वार्ट्ज के बीच ये जो स्ट्राइप है ये इंजेक्टेड कॉपर है जिसको कि निकाला जाता है। इन चट्टानों को पीसने के लिए एक बड़ी मशीन में डाला जाता है और तांबे को अलग किया जाता है। आमतौर पर अयस्क का सिर्फ 1% हिस्सा तांबा होता है और नतीजा मलांज खंड में हर दिन हजारों टन कचरा पैदा होता है। लेकिन यही कचरा सोना उगल सकता है। जैसे उसमें सिलिका सैंड है, उसमें गोल्ड है, उसमें सिल्वर है, उसमें कॉपर है, उसमें मैग्नेटाइट है। इन सबको अलग अलग करने के लिए इस प्लांट की स्थापना की गई है, कॉपर रोड टेलिंग प्लांट की। तो इससे ना सिर्फ हमें फ़ायदा होगा, हमको रेवेन्यू मिलेगा, बल्कि वातावरण के पॉल्यूशन में भी कमी आएगी। बेकार रेत को स्पाइरल पाइप्स में चलाया जाता है। ग्रेविटी, टेबलिंग और स्मेल्टिंग जैसी प्रक्रियाओं से मिनरल अलग होते रहते हैं। हर दिन 10,000 टन कचरे में 5,000 टन अच्छी क्वालिटी का सिलिका और 350 टन और तांबा निकलता है और आखिर में बचता है सोना चांदी। इस लिक्विड से सोना और चांदी निकाला जाता है। कचरे में सोना हिंदुस्तान कॉपर्स ने ये करके दिखाया है। कई सारी प्रक्रियाओं के बाद आखिरकार निकलता है ये, यानी कि सोना। हालांकि 1 किलो सोना पाने के लिए 10,000 टन वेस्ट को प्रोसेस करना पड़ता है। कंपनी के पास अभी 5 करोड़ टन कचरा पहले से पड़ा है, यानी सोना बनाने वाले प्लांट को नियमित सप्लाई मिलती रहेगी। हर साल हिंदुस्तान कॉपर करीब 360 किलो सोना और 3600 किलो चांदी कॉपर के कचरे से निकालेगी। रोहन सिंह, मलांज खंड, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। देश में स्वाइन फ्लू तेजी से फैल रहा है और ऐसे में आपको इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता प्रतीक श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वाइन फ्लू का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। स्वाइन फ्लू की जांच और इलाज में हुई जरा सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। वहीं छोटे बच्चों और बुजुर्गों को खास सावधानी की जरूरत है। लिहाजा स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए आप भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। जरूरत हो तो N95 मास्क का प्रयोग करें। लक्षण दिखने पर भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ लें और नाक बहने की शिकायत, छींक आना, लगातार खांसी, सिर दर्द, नींद न आना, ज्यादा थकान और मांसपेशियों में दर्द या अकड़न जैसी शिकायत होने पर खुद कोई भी दवा ना लें। किसी को हो गया है H1N1 फ्लू तो उसको मास्क लगाना चाहिए। उसको कंबाइंड प्लेसेस में जैसे स्कूल है, ऑफिसेस है, वहाँ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये फैलेगा। और घर पे भी जो दूसरे लोग हैं उससे 6 फीट की दूरी रखनी चाहिए। साल 2018 में स्वाइन फ्लू का सबसे ज्यादा प्रकोप राजस्थान में दिखा है, जहां इस बीमारी से करीब 36 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश के बाकी हिस्सों से भी स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव केसेस सामने आने शुरू हो गए हैं। दरअसल स्वाइन फ्लू के लक्षण पहली नजर में सामान्य सर्दी जुकाम जैसे लगते हैं। ऐसे में छोटी सी परेशानी को भी हल्के में ना लें। प्रतीक श्रीवास्तव, दिल्ली।